हाँ जी, सभी को नमस्कार। तो बेटा आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो स्पेशल मैं 10th क्लास के बच्चों के लिए लेके आया हूं, जिसमें आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन एंड पीरियोडिसिटी इन एलिमेंट्स। मेरे क्लास 10th के बच्चे हैं, उनको स्कूल क्लासेस के दौरान मैं इस टॉपिक में मेंडलीव पीरियोडिक टेबल तक का टॉपिक करवा चुका हूं। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में हम मेंडलीव की जो अचीवमेंट है उनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। नो डाउट कि मेंडलीव की जो क्लासिफिकेशन थी एलिमेंट की वो बहुत ही सिस्टमेटिक थी। एटॉमिक मास के बेस पर उन्होंने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है और बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो मेंडलीव साहब ने बताई है वो एटॉमिक मास बताई है कि जब एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम अरेंज करते हैं एक पीरियोडिक टेबल में, तो उनकी प्रॉपर्टीज एक रिपीट होती है एक रेगुलर इंटरवल के बाद, जिसे हम पीरियोडिसिटी बोलते हैं। हालांकि कुछ ड्रॉबैक थे जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं अपनी क्लास लेक्चर के दौरान, कि आइसोटोप्स के बारे में सेपरेट पोजीशन मेंडलीव नहीं बता पाया। हम जानते हैं आइसोटोपिक इफेक्ट की वजह से आइसोटोप है वो डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। डिफरेंट एटॉमिक मास होने की वजह से वो भी डिफरेंट केमिकल बिहेवियर शो करते हैं, जिसको हम हायर क्लासेस में आइसोटोपिक इफेक्ट के नाम से जानते हैं। अगर हम मेंडलीव के अकॉर्डिंग मेंडलीव की सारी बातों को एक्सेप्ट करते हुए ये बात माने कि भाई हम एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट अरेंज कर रहे हैं, तो फिर तो पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन के लिए अपने को 3 सेपरेट पोजीशन बनानी पड़ेगी, क्योंकि 1h1 है वो अपने को पहले रखना पड़ेगा, ड्यूटेरियम 1h2 है वो हाइड्रोजन के आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा, और इसी तरह जो ट्राइटियम है 1h3 वो उससे भी आगे प्लेस करना पड़ेगा। कार्बन भी 3 आइसोटोप्स की फॉर्म में पाया जाता है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, उसके लिए भी अपने को 3 पोजीशन रखनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब है ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि मेंडलीव की डीमेरिट यही थी कि वहां पे आइसोटोप के लिए कोई सेपरेट प्लेस नहीं था। और क्या क्या ड्रॉबैक है, कोबाल्ट को निकिल से पहले रख दिया गया, जबकि कोबाल्ट का एटॉमिक मास निकिल से ज्यादा होता है। तो अकॉर्डिंग टू अगर मेंडलीव की ही सारी बातें हम माने तो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखें तो कोबाल्ट है वो निकिल के बाद आना चाहिए। ठीक है। आर्गन को पोटासियम से पहले रख दिया गया है, आर्गन का एटॉमिक मास ज्यादा है, ठीक है, पोटासियम की बजाय। तो ये कुछ ड्रॉबैक थे जो मेंडलीव टेबल में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो इसी को मॉडिफाइड फॉर्म में करने के लिए अपने को मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की रिक्वायरमेंट महसूस हुई, जिसे प्रपोज्ड किया हेनरी मोजले ने। तो आज के इस सेशन में हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एग्जिस्टेंस में आई उस बात की हम यहाँ पे एक डिस्कशन करेंगे। लेकिन अपना जो लेवल रहेगा वो यहाँ पे एक 10th लेवल तक ही मैं इसको रखने की कोशिश करूंगा। एनटीएससी लेवल इसमें मैं इंक्लूड करूंगा। ठीक है। हम यहाँ पे एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट जानेंगे कि कैसे एटॉमिक नंबर इंट्रोड्यूस किया गया एटॉमिक मास की जगह। तो ये सारी तमाम बातें हम इस टॉपिक के दौरान करेंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड्स हैं और जो ग्रुप हैं उनकी बात करेंगे कि कैसे ग्रुप्स हैं, कैसे पीरियड्स हैं, और कैसे जब हम एक पीरियड के अलोंग एलिमेंट टू एलिमेंट आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियोडिक टेबल, तो कैसे उनकी केमिकल बिहेवियर है वो कैसे चेंज होता है। ठीक है। कुछ अपनी पीरियोडिक प्रॉपर्टी होती हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो ट्रेंड है, वैलेंसी है एलिमेंट की, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर है,
जिसके बेस पर हम मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिसाइड करेंगे। मेटल जो ऑक्साइड बनाएंगी, नॉन मेटल जो ऑक्साइड बनाएंगे, यानी कि जितने भी एलिमेंट जो ऑक्साइड बनाएंगे उन ऑक्साइड का ट्रेंड अलोंग द पीरियड क्या रहता है, अलोंग द ग्रुप उनका ऑक्साइड का ट्रेंड क्या रहता है। एलिमेंट की रिएक्टिविटी किस प्रकार से अफेक्ट होती है जब हम पीरियड के अलोंग मूवमेंट करते हैं और ग्रुप के अलोंग मूवमेंट करते हैं। ठीक है, तो सारे टॉपिक को हम प्रोसीड करें तो इससे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। इस लॉ को प्रपोज किया था सर हेनरी मोजले ने, इसीलिए इसको हम ये भी बोल देते हैं मोजले पीरियोडिक लॉ। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले इसके बुलेट पॉइंट बताऊं मैं, मतलब मेन इसको एक शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में हम यहां पे रिप्रेजेंट करेंगे, पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन यहां पे डिस्कस नहीं करेंगे। मोजले डिस्कवर्ड एटॉमिक नंबर, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। Here Z is the atomic number which give information about the number of proton present into the nuclei of an atom. ठीक है बेटा, he also studied X-ray emitted from each element and found that observed that मोजले ने ऑब्जर्व किया that square root of frequency, आपको पता है एक्सरे आर द electromagnetic radiations which have certain frequency and certain value of lambda wavelength। तो जो एलिमेंट से एक्सरे इमिट हुई उनकी उसने फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व किया और पाया कि फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक नंबर के, और उस नंबर को उसने नाम दिया एटॉमिक नंबर। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी is directly proportional to a number, that number is atomic number। मैथमेटिकली मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ न्यू इज द फ्रीक्वेंसी is directly proportional to a into z माइनस बी। मैं इसको लिख दूंगा, स्क्वायर रूट ऑफ न्यू फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड। हियर ए एंड बी आर कांस्टेंट, ये बेटा कांस्टेंट है, तो अपने पास जेड बच जाएगा जिसको मैंने बोला है एटॉमिक नंबर। तो बेसिकली इससे क्या कंक्लूजन निकला, इससे ये पता लगता है कि किसी भी एलिमेंट की जो बेसिक प्रॉपर्टी को डिसाइड करने का जो काम करेगा, जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी को डिसाइड करने का काम करता है, वो एटॉमिक मास की बजाय एटॉमिक नंबर है। हम जानते हैं एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन आर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए न्यूट्रल आइसोलेटेड एटम। अगर एटम की बात करें तो प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन सेम है। बेटा ध्यान से समझिए, केमिकल रिएक्शन को डिसाइड करने का काम एक एटम के अंदर उसके बाहर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो डिसाइड करते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो तो न्यूक्लियस के अंदर वेल प्रोटेक्टेड है, जैसा कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल और उससे पहले जो अपने लॉ आए, डोब्रेनर ट्राइड आया, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स आया,
लोथर मेयर अप्रोच पढ़ा, उन सभी ने अपना जो बेस बताया क्लासिफिकेशन का वो एटॉमिक मास बताया था। क्योंकि इन सब से पहले हम पढ़ते हैं कंसेप्ट 1808 में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आ चुकी थी, और डाल्टन ने ऐसा बताया था कि जो भी एलिमेंट हैं, जो भी एटम हैं, वो सिमिलर एटम अगर हैं तो उनका एटॉमिक मास है वो सिमिलर होता है। डिफरेंट एलिमेंट है, डिफरेंट एटॉमिक मास, एटॉमिक मास के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया था। तो उसके बाद जितने भी साइंटिस्ट आए उन्होंने भी अपना सबसे जो क्लासिफिकेशन का जो बेस बनाया वो एटॉमिक मास ही बनाया था। लेकिन उससे भी ज्यादा एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है जो किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी को डिसाइड करती है, वो एटॉमिक नंबर है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कोई भी रिएक्शंस होती है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आपस में इंटरेक्ट करता है। मैं ए एटम की बी एटम के साथ रिएक्शन करवा रहा हूं तो दोनों के आपस में इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग का जो टॉपिक आप जब 11th में इसको आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे तो हम वहां पे पढ़ते हैं कि जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन होते हैं एक एटम के टू अचीव देयर नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, तो एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, दूसरा एटम अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे का गेन कर लेता है। कोवालेंट बॉन्डिंग के दौरान उनकी म्यूचुअल शेयरिंग हो जाती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये टॉपिक यहाँ पे इतना ज्यादा हम वहां पे डाइवर्टेड नहीं करेंगे। केमिकल बॉन्डिंग का रिएक्शन मैकेनिज्म का जो टॉपिक आएगा तो उसमें आपको ये डिटेल से देखने को मिलेगा। फिलहाल हम यहाँ पे इस बात को कंक्लूड करते हैं कि एटॉमिक मास की बजाय एटॉमिक नंबर है वो एक ज्यादा बेटर अप्रोच है एलिमेंट को क्लासिफाई करने के लिए। ठीक है, ओके। और बेटा ऐसा करने से ना हमारी बहुत सारी जो लिमिटेशन थी, जो डीमेरिट्स थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की, वो अपने आप सोल्व हो गई। आइसोटोप की अगर मैं बात करूं तो आइसोटोप में आप जानते हैं सभी जितने भी एटम्स होते हैं आइसोटोप जो होते हैं उन सभी का जेड है वो सेम होता है। तो मेरे को कोई अलग से रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी आइसोटोप के लिए सेपरेट 3 आइसोटोप जैसे हाइड्रोजन के मैंने बताया तो उनके लिए 3 सेपरेट प्लेस रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है, जेड सेम है, तो एक ही जगह पे रिप्रेजेंट कर देंगे। जहां तक कोबाल्ट और निकिल का सवाल था वो भी सोल्व हो गया। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 होता है, निकिल का एटॉमिक नंबर 28 होता है, तो निकिल को बाद में रखा जाएगा 28, उससे पहले 27 वाला एलिमेंट आएगा। जहां तक आर्गन और पोटासियम का सवाल था तो आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, पोटासियम का 19 होता है, इसलिए आर्गन को पहले रखा गया, बाद में पोटासियम को रखा गया। सारी की सारी एबनॉर्मलिटीज अपनी क्या होगी यहाँ पे दूर हो गई। तो एक बार मैं यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ लिखता हूं। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ which was given by Henry Moseley, one of the great scientist of chemistry हम कह सकते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी पढ़ाई की और इनके जो गाइड थे वो अर्नेस्ट रदरफोर्ड साहब थे, जिन्होंने एटॉमिक मॉडल के बारे में काफी कुछ कंट्रीब्यूशन दिया है। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जिन्होंने कैरिड आउट किया था। ठीक है, तो वन ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट है ये, और इन्होंने जो लॉ दिया वो कैसे क्या है वो अभी मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं। When elements are arranged in increasing order of atomic number, their chemical and physical properties are repeated after a
रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, टाइम को यहां पे मेंशन नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, एक रेगुलर इंटरवल हम बोल सकते हैं, कोई भी एक रेगुलर इंटरवल है, एक स्पेसिफिक पीरियड में आप जाओगे, एक रेगुलर स्पेस आप छोड़ के चलोगे, बाद में फिर से वो प्रॉपर्टी रिपीट होगी। आप एल्कली मेटल से शुरू करोगे, आगे तक हैलोजन तक जाओगे, फिर वापिस हमें एल्कली मेटल से रिपीट करना पड़ेगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, properties of element are periodic function of atomic number। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ में हम यहां पे एटॉमिक मास यूज करते थे, यानी कि मैं एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को रखता हूं, उनकी प्रॉपर्टी में एक रेगुलर इंटरवल के बाद एक रिपीटेशन देखने को मिलता है। इसी रिपीटेशन को हम बेटा पीरियोडिसिटी बोलते हैं। पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी का मतलब समझेंगे, अपना टॉपिक यही है, केमिकल क्लासिफिकेशन एंड पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट। एक रेगुलर इंटरवल के बाद किसी भी प्रॉपर्टी में रिपीटेशन होता है, उसी को हम पीरियोडिसिटी बोलते हैं। रिपीट इन केमिकल एंड फिजिकल properties after a regular interval, this is known as periodicity। आई होप आप इन सभी बातों को अच्छे से गेट कर पा रहे हैं। और अभी हम डिस्कस करेंगे कि मेन रीजन क्या है पीरियोडिसिटी का। बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप सभी जानते हैं, बेसिक 8th और 9th क्लास में सिखा दिया जाता है। एक अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल जो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, सेंटर में न्यूक्लियस होता है, बाहर ऑर्बिट होती है, अपने एनर्जी लेवल होते हैं, अपने स्टेशनरी स्टेट होती हैं, उनमें हम इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं 2n² फार्मूला से। ठीक है, तो सबसे जो बाहर वाली जो सेल होती है उसे हम वैलेंस सेल बोलते हैं, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने सिमिलर हैं तो जाहिर सी बात है प्रॉपर्टी भी क्या शो होगी, एक सेम प्रॉपर्टी रिपीट होगी। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहर जो इलेक्ट्रॉन है वो बदल जाते हैं तो प्रॉपर्टी भी क्या होगी, बदल जाएगी। एक बार देखते हैं उन सभी बातों को। यानी कि मेनली अब हम डिस्कस करेंगे द रियल काज ऑफ पीरियोडिसिटी। मैंने एलिमेंट लिखे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, और पोटासियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है। कॉन्फ़िगरेशन देखो इसकी 1s2 2s1। सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1, और पोटेशियम की है 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 3p6, और ये कर देता हूं 4s1। हो गए ना अपने 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 1 19। ठीक है, जो बच्चे एनटीएससी की क्लासेस जो अटेंड की हैं और जो एनटीएससी के लेवल से पढ़ रहे हैं वो इस कॉन्फ़िगरेशन से अच्छी तरह से वाकिफ है। क्वांटम नंबर्स के बेस पे अपने 3 क्वांटम नंबर से हमने अपने एक 3 प्रिंसिपल्स आते हैं बेटा, 3 रूल आते हैं इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन को फिल करने के। अफावा प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड होन्स रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, उसके बेस पर मैंने ये कॉन्फ़िगरेशन लिखी है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये K सेल और ये L सेल।
ठीक है। बेसिकली बच्चे जो सीबीएसई के एकेडमिक्स के हिसाब से जो स्टडी करते हैं 9th और 10th, तो वो इन सब के बारे में नहीं जानते। तो मैं एक और रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे, एक अनदर वे, एक अनदर अप्रोच यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसको मैं लिख दूंगा पहली सेल में 2, आखिर में 1, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन अपने पास। सोडियम में मैं क्या कर दूंगा, के सेल, एल सेल, एम सेल, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 1। और इसको मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा के एल एम एन, 4 सेल बना दी, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे 8, यहाँ पे 8, यहाँ पे 1। आप मेन चीज को यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ पे 1 है, बाहर वाली सेल में इलेक्ट्रॉन, एम सेल में इलेक्ट्रॉन 1 है बाहर वाली सेल में, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। आप इस कॉन्फ़िगरेशन में देखो, 2s में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है। 3s में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है। 4s में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन तीनों में 1 1 1 तीनों में सेम है, तो बेटा इनकी प्रॉपर्टी भी क्या होंगी, इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, सिमिलर होंगी, सिमिलर होंगी। मैं एक एग्जांपल और लेता हूं यहाँ पे, बेरिलियम, बेरिलियम से नीचे आता मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम से नीचे आता कैल्शियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। इसके आखिर में भाई 2 और 2, इसके आखिर में ये 2 इनर सेल में है, और ये 2 आउटर मोस्ट सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम में हो जाएगा 2 8 2, और कैल्शियम में हो जाएगा 2 8 8 2। ये देखो बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, सिमिलर है। सिमिलर है तो इनकी प्रॉपर्टी भी क्या होगी, सिमिलर होगी। लेकिन इनकी प्रॉपर्टी और इनकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आया, 1 1 1, इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन आया 2 2 2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेंज हो गए, प्रॉपर्टी चेंज होगी। एक रेगुलर इंटरवल पे चलते जाओगे, आप देखो ना 3 से सीधा आप 11 पे नहीं आए, 3 से आप 4 बेरिलियम पे आए, 5 बोरॉन पे गए, फिर कार्बन पे गए, देन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नोबल गैस आ गई अपनी नियोन। 11 पे फिर से आपको वापिस आना पड़ा, सोडियम। क्यों रखा इसके नीचे, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिपीट हो रहा था बेटा, 1 और 1। एंड सेम इज एप्लीकेबल ऑन ऑल दीज एलिमेंट्स। ये बेटा इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है, ये हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, ये कैसे क्या डिटरमाइन होता है, एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर एक ज्यादा एक फंडामेंटल कंसेप्ट है, मैं कहूंगा एक बेहतरीन अप्रोच है एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की, और यही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किया गया। ठीक है, आई होप आप इसको अच्छे से गेट कर पा रहे होंगे। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आपने अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है, ओके, आगे करते हैं भाई इसको। एक लुक ले लेते हैं पीरियोडिक टेबल पे, और उसके बाद हम ट्रेंड्स की बात करेंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, it is designed by नील्स बोर। ये नील्स बोर कहां से आ गए जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा सेल के अंदर, ऑर्बिट के अंदर, वो हम इन्हीं के 2n स्क्वायर के फार्मूला के बेस पर फिल करते हैं। पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, दूसरी सेल में 8, तीसरी में 18, एंड चौथी सेल में 32, एंड सो ऑन, 2n स्क्वायर के फार्मूला, बोर-बरी नंबर बोलते हैं जिसे। ठीक है, तो एक बार हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तरफ प्रोसीड करते हैं। मैं एक बेसिक आउटलाइन ड्रा करूंगा पीरियोडिक टेबल की। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बेटा 7 हॉरिजॉन्टल रोज है, जिसको हम पीरियड्स बोलते हैं, पीरियड्स, और 18 वर्टिकल कॉलम है, वर्टिकल कॉलम, जिनको हम ग्रुप्स बोलते हैं, ग्रुप।
मैं ऐसे कर देता हूं, एक आउटलाइन, जनरल आउटलाइन ड्रा कर रहे हैं हम। ठीक है, ये अपना ग्रुप नंबर पहला है, ये ग्रुप नंबर दूसरा है, ये ग्रुप नंबर तीसरा है, और 3 से लेके ये यहां पे 12 तक है बेटा। 13th ग्रुप यहां पे आता है, 14th, 15th, 16th, 17th, यहां पे 17th, और ये अपना 18th। 18 बेटा ऐसे ये वर्टिकल कॉलम होंगे अपने ऐसे, जिनको हम क्या बोलेंगे, ग्रुप बोलेंगे। 18 ग्रुप हैं, और इस तरह से 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं अपने पास। पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, 5वीं रो, 6ठी रो, और ये 7वीं रो। ऐसे 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिसको हम पीरियड्स बोलते हैं। और इसको क्लासिफाई कर देते हैं फर्दर। ये जो ग्रुप नंबर 1 है और ये जो ग्रुप नंबर 2 है, इतने इतने ब्लॉक को हमने बोला एस ब्लॉक। 13 to 12 है, इसको हम बोलते हैं डी ब्लॉक, और 13 to 17 है, इनको हम बोलते हैं पी ब्लॉक। वन अनदर ब्लॉक एक यहां पे सेपरेट किया गया है नीचे, जिसमें अपने एफ ब्लॉक एलिमेंट आते हैं, इनको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो बेसिकली पीरियोडिक टेबल को मैं यहां पे बोल देता हूं, पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में डिवाइड कर दिया गया है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, एस पी डी एफ। ये डिवाइड कैसे किया, क्या मतलब होता है एस का, पी का, डी का, एफ का, ये अल्फाबेट कहां से आए बेटा, ये थोड़ा सा इसको है ना हम हायर क्लास में के जो टॉपिक आएंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे। अभी आपके लेवल पे मैं इन टर्म से इंट्रोड्यूस नहीं करवा रहा। अपनी ये सेल्स कैसे होती हैं, सब सेल्स क्या होती हैं, ऑर्बिटल का जो कंसेप्ट है वो अपनी हायर क्लासेस में 11th में जब आप टॉपिक पढ़ोगे उसमें हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी आपको केवल इतना ही ये ध्यान रखना है कि ग्रुप नंबर 1 और 2 एक ब्लॉक है जो एस ब्लॉक बोला गया, 3 से 12 वाले को डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोले गए, और 13 to 18 को पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोले गए। नीचे ये हालांकि डी ब्लॉक के अंदर ही होते हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट, लेकिन इनका जो इलेक्ट्रॉन है वो एफ ऑर्बिटल के अंदर चला जाता है, अब एफ सब सेल के अंदर चला जाता है, इसलिए इसको सेपरेट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए अलग सेपरेट एक ब्लॉक रखा गया। कहीं ना कहीं एक ये डीमेरिट्स में भी काउंट होता है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का डीमेरिट है ये, क्या कि हाइड्रोजन की पोजीशन जो है ना वो अभी भी स्टिल कंट्रोवर्शियल है। मैंने आपको क्लास में डिस्कस करवाया, बताया था, ये डिस्कस किया था कि हाइड्रोजन एक ऐसा वर्सेटाइल एलिमेंट है जिसकी प्रॉपर्टी एल्कली मेटल के साथ भी मैच करती है। एल्कली मेटल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, हाइड्रोजन के पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। इनकी काफी सारी प्रॉपर्टी ऐसी होती है हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं, हाइड्रोजन की पोजीशन जो स्टिल कंट्रोवर्शियल है। हाइड्रोजन की काफी सारी प्रॉपर्टी हैलोजन के साथ मैच करती है, क्योंकि हैलोजन की वैलेंसी कितनी है, 1 है, इस हाइड्रोजन की भी वैलेंसी 1 है। नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव करने के लिए हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन की डिमांड करता है, हैलोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन की डिमांड करते हैं। जिस तरह से ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये हैलाइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, आयोडाइड, इसी तरह जो हाइड्रोजन है वो भी हाइड्राइड बनाता है। ये भी डाइएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, F2, Cl2, Br2, I2। हाइड्रोजन भी डाइएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है अपने नेचर में, H2। हाइड्रोजन की काफी सारी ऐसी प्रॉपर्टीज भी होती हैं जो ना तो मैच करती हैलोजन के साथ, ना मैच करती एल्कली मेटल के साथ, इसलिए उसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो इन दोनों से डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगा जितना एल्कली मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है उतना हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं होता। जितना इलेक्ट्रॉन ये जल्दी से लॉस करेंगे, इनका एसओपी बहुत ज्यादा होता है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, उतना हाइड्रोजन का नहीं होता, 0 होता है हाइड्रोजन का, इनका एसओपी बहुत ज्यादा होता है। खैर ये कुछ टर्म ऐसी हैं जो आपको शायद थोड़ा सा सुनने में ओड लगेंगी, क्योंकि हायर क्लासेज में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, रिडॉक्स रिएक्शन का जो टॉपिक होता है उसमें हम डिस्कस करेंगे इनको हायर क्लासेज में।
ठीक है। हाँ, और ये जितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन नहीं होता भाई। ये इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी इनकी ज्यादा होती है हैलोजेंस की। और कोवालेंट बॉन्ड वाला शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो अट्रैक्ट करेगा उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जितने ज्यादा ये इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना हाइड्रोजन नहीं होता इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इन ओवरऑल मैं यही बोलूंगा शॉर्टकट में कि हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो कंट्रोवर्शियल। सेकंड डिमेरिट में बोल दूंगा कि पूरी पीरियोडिक टेबल में सारे के सारे एलिमेंट इस बाउंड्री के अंदर अपने अरेंज है बिल्कुल। एफ ब्लॉक को मेन पीरियोडिक टेबल से बाहर रख दिया गया है, मेन पीरियोडिक टेबल में इनको नहीं रखा गया है। एक पीरियोडिक टेबल की अगर आउटलाइन देखें तो हम यहां तक है, जबकि एफ ब्लॉक को सेपरेट निकाला गया है। तो कहीं ना कहीं डीमेरिट शो करता है। ठीक है भाई, इतना। ग्रुप नंबर फर्स्ट एल्कली मेटल, एल्कली मेटल। ग्रुप नंबर 2 सेकंड एल्कलीन अर्थ मेटल, एल्कलीन अर्थ मेटल। एक बार आउटलाइन देखो, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है बेटा फ्रेंशियम। सभी के आखिर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक 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 प्रॉपर्टी सिमिलर है बेटा। अगर ग्रुप नंबर 2 की बात करूं मैं तो यहां पे है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम, रेडियो एक्टिव है बेटा। ये डिस्कवर्ड बाय मैरी क्यूरी, द ओनली फीमेल साइंटिस्ट टू गेट 2 नोबेल प्राइज, 1 इन फिजिक्स एंड 1 इन केमिस्ट्री। अभी तक स्टिल इंडिविजुअल 2 नोबेल प्राइज साइंस के फील्ड में किसी को नहीं मिले हैं। लाइनस पॉलिंग को मिला है, केमिस्ट्री के लिए भी मिला है, लेकिन सेकंड जो नोबेल प्राइज है वो उनको नोबेल पीस प्राइज मिला था, साइंस के फील्ड में नहीं मिला। इनको दोनों साइंस के फील्ड में मिले। खैर एक्स्ट्रा बातें ही। बेरिलियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन देखो 2, मैग्नीशियम 2, कैल्शियम 2 2 2 2। प्रॉपर्टी सिमिलर है क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है बेटा। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम, प्रॉपर्टी सेम। Property different because here only valence electron 1 and here is valence electron 2. दोनों different है, different properties ऊपर। इनको कलेक्टिवली, इसी को तो मैंने बोला था एस ब्लॉक एलिमेंट। आप मेरे ख्याल से समझ पा रहे होंगे। अब इसके बाद मैं एक बार थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूं आपको पी ब्लॉक एलिमेंट से, ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक जो एलिमेंट है, इन सभी एलिमेंट को बेटा ध्यान रखेंगे आप। अभी थोड़ा सा आपको एकदम से लग रहा होगा ये एलिमेंट कैसे क्या याद करने, काफी सारे बच्चे कुछ नेमोनिक टेक्निक भी यूज करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब आप 1-2 बार इनको पढ़ोगे, 1-2 बार लिखोगे, याद हो जाएंगे सारे के सारे एलिमेंट। कोई इट इज नॉट ए बिग डील। ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 18, 13 से लेके 18 तक, जिसको हमने क्या बोला, पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट। एक बार 13th में देखो, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। एक और इंटरेस्टिंग बात देखो, गैलियम एक ऐसी मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 35 डिग्री सेल्सियस है। नॉर्मल हाथ पे रखोगे मेल्ट हो जाएगी।
बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, 2 डिग्री सेल्सियस फालतू है, मेल्ट हो जाती है तुरंत। तो आप जनरल है ये याद रख सकते हैं, गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो है। ओके, ग्रुप नंबर 14 में कार्बन का परिवार आ गया। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड। आगे आ जाओ जी नाइट्रोजन का परिवार। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। आगे आ जाओ जी ऑक्सीजन का परिवार। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। हैलोजन्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। These are halogen and one more element is there, एस्टाटीन, 80। एंड देन अपना 18th में क्या है जिसे आप जीरो ग्रुप भी बोलते हो, जीरो ग्रुप, नोबल गैस का परिवार है बेटा। यहाँ पे ऊपर ये अपना पीरियड, इसी के साथ में पीरियड भी मेंशन कर देता हूं। ये पीरियड नंबर 2 है, ये पीरियड नंबर 3 है, ये पीरियड नंबर 4 है, ये 5th है और ये 6th है। 7th पीरियड में पहले तो खैर ये बोल दिया जाता था एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए हैं, ये खाली पड़ा है, लेकिन रिसेंटली कुछ 4-5 साल से ये जो पीरियड है ये कंप्लीट कर दिया गया बेटा। 114 एलिमेंट होते थे पहले और अब 118 एलिमेंट सारे के सारे डिस्कवर किए जा चुके हैं। साइंटिस्ट ऐसा दावा करते हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी अभी स्टिल अननोन है। काफी सारी रिसर्च उनमें होनी बाकी है, तो उन एलिमेंट्स को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। मोस्टली रेडियो एक्टिव नेचर के जो एफ ब्लॉक में चले जाएंगे, राइट। तो नोबल गैस की तरफ देखो भाई, यहाँ पे एक बार, यहाँ ऊपर इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 18th को, क्योंकि मेरे को यहाँ पे फर्स्ट पीरियड में मेंशन करना है हीलियम। ये खाली पड़ा है यहाँ पे फिर हाइड्रोजन ही आएगा देखने को एस ब्लॉक में, 1 नंबर पे हाइड्रोजन, ठीक है। लिथियम वाले जो फैमिली थी उसी में, एल्कली मेटल में हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन एंड रेडोन। रेडोन भी बेटा रेडियो एक्टिव है। अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सी नोबल गैस रेडियो एक्टिव होती है, दैट इज रेडोन। सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है छोड़ के हीलियम को। हीलियम के आखिर में 2 होता है, डुप्लेट पूरा है इसका। एक और यहां पे डीमेरिट मैं बता दूं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, अभी रिसेंटली हीलियम जब लिखा तो याद आया, हीलियम की प्रॉपर्टी बेटा नोबल गैस के साथ मैच करती, इसलिए हीलियम को यहां रखा गया है। अगर आप हीलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है। आपको याद आया होगा थोड़ी देर पहले मैंने बताया, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम, इनके आखिर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, आखिर वाला इलेक्ट्रॉन 2 है। तो हीलियम को तो फिर इनके साथ रखना चाहिए ना, क्योंकि मैंने खुद बताया है कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो प्रॉपर्टी भी सिमिलर होगी। तो फिर तो हीलियम को यहां क्यों रख रहे हैं, इनके साथ रखना चाहिए, क्योंकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। अनॉमलेस बिहेवियर शो कर रहा है यहाँ पे हीलियम। हीलियम की प्रॉपर्टी नोबल गैस के साथ मैच करती है, इसलिए इसको नोबल गैस के साथ रखा। बोरॉन फैमिली, सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है बेटा, 3 3 3 3 3। एग्जाम्पल दूं क्या आपको, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, पहली सेल में 2, आखिर में 3, तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन में 4, सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, छोड़ के हीलियम को। हीलियम का डुप्लेट पूरा है। आई थिंक आप चीजों को गेट कर पा रहे हैं। इनको एक स्पेशल नाम दिया गया है, ऑक्सीजन की जो फैमिली है इनको हम बोलते हैं चैल्कोजन। क्या बोला बेटा, चैल्कोजन। और फॉर्मिंग है, आप ज्यादातर और देखो ना, आयरन का और हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट ऑक्साइड है बेटा, वो Fe2O3 Fe3O4 ज्यादातर, और सल्फाइड की फॉर्म में पाए जाते हैं, ZnS जिंक सल्फाइड। कॉपर Cu2S, कॉपर का एक और होता है बेटा, लेड का गैलेना PbS, ज्यादातर और बनाते हैं बेटा ये, और फॉर्मिंग को चैल्कोजन बोला गया। इनको हेलोजन बोलते हैं, ये तो मैंने बहुत बार यूज किया ये वर्ड, हेलोजन। हेलोजन HALOGEN, हेलोजन होता है साल्ट फॉर्मिंग। ज्यादातर आप साल्ट की कैटेगरी देखो ना, क्लोराइड साल्ट, ब्रोमाइड साल्ट, आयोडाइड साल्ट, फ्लोराइड साल्ट, इनको नोबल गैस बोलते हैं।
किसी के साथ जल्दी से रिएक्शन नहीं करते, इनर्ट गैस भी यूज करते हैं। हालांकि आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे जिनोन के और क्रिप्टोन के कंपाउंड आइसोलेट किए गए हैं, XeF2 है, XeF4 है, XeF6 है, लेकिन वो जनरल कंडीशन पे नहीं बनाते। तो मैं यहाँ पे सेपरेट कर सकता हूं ये टर्म, एक विशेष यहाँ पे बताना चाहूंगा। नोबल गैस का मतलब है कि वो अगर कंडीशन ड्रास्टिक कर दी जाए, हाई प्रेशर, टेम्परेचर कंडीशन कुछ ऐसी इंप्लाई कर दी, कैटालिस्ट वगैरह डाल दिया, तो मे बी देयर चांस ऑफ डूइंग केमिकल रिएक्शन। जीनोन फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाता है XePTF6। नेल बार्टलेट ने केमिकल रिएक्शन कैरिड आउट की थी, पहला कंपाउंड आइसोलेट किया गया था जीनोन का XePTF6। दैट इज बियॉन्ड आवर सिलेबस, ठीक है। क्रिप्टोन के भी कंपाउंड पाए जाते हैं, इनको मैं बोलूंगा नोबल गैस। और जो रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं करते, चाहे कितने भी ड्रास्टिक कंडीशन लगा लो, उनके लिए वर्ड यूज करेंगे इनर्ट गैस, रिएक्शन नहीं करेंगे। आई होप आपको ये सारी क्लासिफिकेशन अभी समझ में आई होगी। काफी कुछ डिस्कस करना इसमें बाकी है। मेन जो मैं 10th के पर्पज से इसको लेके चला हूं, इसमें बेटा आगे हम ट्रेंड्स डिस्कस करेंगे, ऑक्साइड्स के ट्रेंड, लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स, एटॉमिक साइज की कैरेक्टरिस्टिक्स, ग्रुप में जाने पर कैसे होता है, पीरियड में जाने पर कैसे होता है, इनकी रिएक्टिविटी कैसे मेटालिक कैरेक्टर नॉन मेटालिक में कैरेक्टर में चेंज होता है, ये सारी तमाम तरह की बातें हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें। लेकिन आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे। दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। हैव ए गुड डे। थैंक यू।